अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज आपकी अगर ये 9th क्लास की जर्नी स्टार्ट हो रही है मैथ से रिलेटेड, तो एक बात जहन में रखें कि आपके पास ये जो पूरा अब साल है, 8-10 महीने का जो भी आपका सेशन है, इसके अंदर आपने जिस तरीके से बताया जा रहा है, आज का काम आज ही करना है। आज का काम कल पे नहीं डालना है, क्योंकि कल जब इसको डालेंगे आज के काम को, तो कल का काम भी उसमें ऐड होगा। और अगर 2 दिन का काम इकट्ठा कर लिया तो तीसरे दिन आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, दिमाग फटना शुरू हो जाएगा, इतना काम हो जाएगा कि आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो अपनी आदत बनानी है कि रोज का काम रोज खत्म करना है। और अगर आज बैठ के फॉर एग्जाम्पल आज जो भी पढ़ाया उसको एक दफा टिक के बैठ के कर लिया तो मैक्सिमम आपके पास आधा घंटा लगेगा और आज का काम पूरा हो जाएगा। अगर आप बहुत ही स्लो लर्नर हैं तब आधा घंटा लगेगा, वरना बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो क्लास के अंदर ही अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो जो अपना टाइम बचा सकता है वो हर जगह हर तरीके से बचा सकता है। इट डजेंट मैटर कि आप घर पे बैठे हैं तो ही होमवर्क करेंगे, आप क्लास में बैठ के भी होमवर्क कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक। ये बात समझ आ गई है सबको? अब यहाँ पर आप एक मकसद लेके निकले कि आपने 9th में इतनी पर्टिकुलर परसेंटेज अचीव करनी है। फिर उसकी बेसिस पे मैट्रिक में जब आप आएंगे तो मैट्रिक में आपने एक पर्टिकुलर परसेंटेज अचीव करनी है। वो कंबाइन होने के बाद जो आपकी मैट्रिक की परसेंटेज होगी उसकी बेसिस पे आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज जाएं या प्राइवेट कॉलेज जाएं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो मेरिट पे एडमिशन लेते हैं। तो बहुत सारे कॉलेज हैं जो 85 अबव क्लोज हो जाते हैं और कुछ हैं जो 90s में भी क्लोज हो जाते हैं। तो आपने अपना टारगेट पहले से बना रखा है कि आपने 9 मैट्रिक के बाद इतनी परसेंटेज आएगी तो इस कॉलेज में जाना है। अगर कॉलेज कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो परसेंटेज भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना तो जाहिर है फिर परसेंटेज कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोई आपके पास रीजन नहीं है। कॉलेज आपके पास अच्छा मिल गया, अब 9 मैट्रिक का ताल्लुक हो गया खत्म। अब 9 में आपकी 100% भी आई थी, मैट्रिक 9 मिला के आपका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप फर्स्ट ईयर में आ गए और आपका कॉलेज आपको मिल चुका है। आपकी परसेंटेज 50 भी थी, आप कॉलेज में चले गए थके से थके, तब भी अब आपके 9 मैट्रिक का कोई लेना देना नहीं है, खत्म हो गया वो मामला। अब आपका फर्स्ट ईयर इज द बिगिनर्स पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। फिर फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी जो भी परसेंटेज आएगी, फिर आप सेकंड ईयर में जो भी परसेंटेज लेंगे कंबाइन होके आपके ऊपर डिपेंड करता है उस परसेंटेज पे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलती है। इंजीनियरिंग में जाना है तो आपके कराची के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटी एनईडी है, नस्ट है, ये आपके पास टॉप मेरिट की यूनिवर्सिटीज आती हैं। मेडिकल में आपने जाना है तो मेडिकल का तो अब टेस्ट पूरे पाकिस्तान का एक ही है। और मेडिकल में भी आपके पास जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो 4 हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। और उन 4 में आपके पास 1200 या 1500 बच्चे दाखिल होते हैं और लाखों बच्चे, ठीक है, पूरे आप कराची से उठा लें तो कम से कम 40-50 हज़ार बच्चा टेस्ट में अपेयर होता है जिसको एमबीबीएस या बीडीएस करना है। तो एमबीबीएस के लिए आपके पास सीट्स ही अगर 1200-1500 के दरमियान है तो आपको फिर उन टॉप 50-40-50 हज़ार के उन टॉप 1200-1500 स्टूडेंट्स में आना पड़ता है। तो तब जाके आपको वो अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है। अदरवाइज पाकिस्तान में प्राइवेट यूनिवर्सिटी अफोर्डेबल नहीं है इतनी, अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वेल एंड गुड। तो जो भी आपने ख्वाब देखा है, जो भी आपने करना है, जो भी आपने डिसाइड किया है कि मुझे 4-5 साल बाद ये जो मुझे बनना है उसके लिए यहाँ जाना है, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो इसके लिए मुझे इस कॉलेज में जाना है, इस यूनिवर्सिटी में जाना है, अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो इस कॉलेज के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में जाना है, इतनी परसेंटेज लेनी, वो आपको अभी से क्लियर होना चाहिए। आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आपने आज से 4-5 साल 10 साल बाद बनना क्या है, आप यहाँ पर बैठे क्यों हैं और यहाँ पर बैठ के आप करेंगे क्या, आगे जाएंगे क्या। तो अगर आपको रास्ता क्लियर होगा तो फिर आप अंधों की तरह भागेंगे, क्योंकि अब आप आंखें बंद करके भी दौड़ेंगे उस जगह पर तो आपको पता है आप वहां पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने जाना कहाँ है तो फिर तो आप इधर उधर फिरते रहेंगे। कभी कोई बुला लेगा इधर चलो, कभी कोई बुला लेगा इधर चलो। जब भी इंसान डायरेक्शन लेस होगा तो वो किसी बड़ी जगह पे नहीं जा सकता। आज आपको डिसाइड करना है कि आपने जाना कहाँ है। आपको कुछ रास्ते दे दिए हैं कि बेटा ये रास्ते हैं, इन रास्तों पे चलने के लिए इस तरीके से चलना पड़ता है। अगर आप प्री मेडिकल करते हैं या प्री इंजीनियरिंग करते हैं, ये दो ऐसी फील्ड्स हैं कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। प्री इंजीनियरिंग करते हैं तो बस शर्त ये है कि आप मेडिकल की किसी फील्ड में नहीं जा सकते,
और अगर आप प्री मेडिकल करते हैं तो शर्त ये है कि आप इंजीनियरिंग की किसी फील्ड में नहीं जा सकते, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक अलग है, उसमें जा सकते हैं बहरहाल मेडिकल के स्टूडेंट। तो ये आपकी कुछ बाउंड्रीज डिसाइड हो जाती हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं कॉमर्स ले लूं, तो आप ना प्री इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकते हैं, ना आप प्री मेडिकल मेडिकल और इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। आप सोचते हैं मैं जनरल साइंसेज ले लूं, आर्ट्स कर लूं, तो फिर आप इन तीनों में नहीं जा सकते, इंजीनियरिंग, मेडिकल और बिजनेस की फील्ड। बिजनेस में तो आप खुद से आ जाए, एक अलग चीज़ है, लेकिन आप उस फील्ड में प्रॉपर स्टडीज के लिए नहीं जा सकते। तो जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो बहरहाल वापस आ रहा हूँ, इस बेस लाइन पे सबने आना है, ये बेयर मिनिमम है। अब जो बच्चा, कुछ ऐसे भी होंगे जो इस लाइन से ऊपर होंगे, कुछ होंगे जो इस वक्त मैट्रिक का लेवल रखते होंगे, उन्होंने अपने ये 1.5-2 साल जाया नहीं किए होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा, या उन्होंने नहीं भी पढ़ा तो एटलीस्ट वो पिछला भूले नहीं होंगे, ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे। तो उन स्टूडेंट के पास जाहिर दिमाग अच्छा है, तेज है। अब मैं अगर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ आप लोगों को लेके, और वो बच्चा यहाँ पे है, तो उसको हो सकता है ये जो पोर्शन है इसमें उसको बोरियत हो। ठीक है, आप जब पढ़ रहे होंगे आपको हो सकता है बोरियत हो, ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, इतना स्लो पढ़ा रहे हैं, इतना हल्का पढ़ा रहे हैं, सब ये सब तो इतना बच्चों वाले हैं, हमें आता है, होगा। लेकिन जो बच्चा फर्श से उठ के यहाँ तक आ रहा है, तो एक स्पीड से आ रहा है, एक मोमेंटम से आ रहा है। जो बच्चे यहाँ से उठ के आ रहे हैं वो एक स्पीड से, एक मोमेंटम से आ रहे हैं। और वो स्पीड, अगर फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, सिग्नल पे खड़ी हुई है, तो उस वक्त वो रेस्टिंग पोजीशन पे है, उस वक्त वो जीरो की स्पीड है, और पीछे से स्पीड में एक गाड़ी आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, गाड़ी में सब बैठे होंगे, मोटरसाइकिल में सब बैठे होंगे, सबको ये कॉन्सेप्ट होगा। तो अब जो जीरो से स्टार्ट होगी गाड़ी, और जो आपके पास 60 या 100 की स्पीड से आ रही है, कौन स्पीड में निकलेगा? 60 या 100 वाला। क्यों? क्योंकि वो पीछे से स्पीड में आ रहा था, बेशक उसने रास्ता लंबा तय किया है, बेशक उसने पिछले कॉन्सेप्ट अपने अब बैठ के रिवाइज किए, आप पहले से करके बैठे हुए थे, लेकिन क्योंकि आप सुकून से बैठ गए थे, सो गए थे, रुक गए थे एक जगह पे, तो अब जो पीछे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ आ रहा है वो आपसे ज्यादा स्पीड में ऊपर जाएगा, और आप बहुत स्लो स्पीड में ऊपर जाएंगे। अब हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 प्रॉपर वे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 पूरा पढ़ने से पहले, एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने से पहले हमें सीखना होगा कि नंबर सिस्टम क्या है। क्योंकि आपने इससे पहले अगर सेट सीखे हैं, सेट आपके पास क्या होते हैं, आपके पास सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स वगैरह। तो आपके कुछ ऑपरेशंस होते थे सेट के अंदर, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, सिंपल डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, आपके पास किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता था। ये सारे बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ सेट कहलाते थे। अगर मुझे कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसको हम सेट कह रहे हैं, एक सेट ए गिवन था जिसके अंदर 1, 2 और 3 नंबर थे, और दूसरा सेट बी गिवन था जिसमें 2, 4 और 6 नंबर्स गिवन थे। तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों सेट का कलेक्शन मुझे मिल जाए, दोनों सेट का यूनियन मुझे मिल जाए। तो यूनियन में आप देखते थे कि जितने भी नंबर्स हैं उन्हें आप लिख देते थे एक साथ, और जो रिपीटिशन होती थी उसे एक दफा लिखते थे। ये आपने बचपन में सीखा था। अब यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन की बात की जाती कि आपके पास इंटरसेक्शन है, तो जो कॉमन वैल्यू है सिर्फ वो लिखा जाता है। इसी तरीके सिंपल डिफरेंस था, सिमेट्रिक डिफरेंस था, कॉम्प्लीमेंट अलग होता है, और आपके पास प्रोडक्ट अलग होता है। ये बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो कि अलग है। अब ये तो बेसिक थे। यहाँ पर जो 1, 2, 3 है, 2, 4, 6 है, या ए बी सी डी होता, या कुछ भी, कोई भी आपके पास वैल्यू होती, वो कोई ना किसी सिस्टम के तहत आई है। अब अगर ये 1, 2, 3, 2, 4, 6 वैसे जर्नल बात करूं, तो 1, 2, 3 आपके नेचुरल नंबर्स में आते हैं, ये नेचुरल नंबर है। 2, 4, 6 नेचुरल नंबर में तो आते ही हैं, लेकिन ये आपके इवन नंबर्स भी हैं। इसी तरीके से 1, 3, 5 होता तो वो ऑड नंबर होता। सारे नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स में आते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स के सारे नंबर्स आपके इंटीजर्स में आते हैं। ये सिस्टम आज हमने सीखना है। आपके पास बेसिकली नंबर सिस्टम दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक आपका रियल नंबर, दूसरा आपका इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर क्या है वो आज इसी एक्सरसाइज में करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो इमेजनरी नंबर आपके पास ऐसे नंबर्स हैं
जो इनमें आयोटा का यानी कि अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आती है वो नंबर जो सॉल्वेबल नहीं है नॉर्मली, जिस तरह रियल नंबर को सॉल्व किया जाता है। तो इमेजिनरी नंबर एक अलग सेट है, वो जब हम एक्सरसाइज 1.5 है शायद तो उसमें हम सीखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं रियल नंबर सिस्टम के ऊपर। तो आपका जो नंबर सिस्टम है उसे हमने दो कैटेगरी में ब्रेक किया, रियल और इमेजिनरी। अब रियल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो आपके पास रैशनल और इररेशनल नंबर्स का मिक्सचर हो। अब रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स क्या हैं? आपका रियल नंबर दो चीजों पे मुश्तमिल है, एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं, रैशनल रेशो से निकला है। तो रेशो आपके पास, अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू है x such that x is equal to a upon b, where a and b belongs to natural numbers, ठीक है। अब ये जो तरीकेकार है ये आपने सेट जब पढ़ा होगा तो उसके अंदर सीखा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पर हमें ये पढ़ना नहीं है, दिस इज नॉट द पर्पस। तो अगर नहीं पढ़ा तो जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ लें बस, अदरवाइज ये आपको शुरू में पढ़ना था, 8, 7, 6 क्लास में ही पढ़ाया जाता है। नहीं पढ़ा तो आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो अभी हम इसको डिस्कस भी नहीं कर रहे कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से रैशनल नंबर आते हैं। रैशनल नंबर क्या है? ऐसे नंबर्स जो रेशो में हो। रेशो का मतलब अगर एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी है और वो नेचुरल नंबर्स हैं, और यहाँ पर एक शर्त है, नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है कि किसी की भी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगी, और बी तो बिल्कुल जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1/0 इज अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। तो आपके पास नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे बात भी नहीं कर रहे। आपका जो इररेशनल नंबर है उन्हें क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर भी यही सब सेम कंडीशन है, लेकिन आपके पास ये रेशो में नहीं होते। इररेशनल नंबर ऐसे नंबर हैं जो रेशो में नहीं होते, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ए और बी उसी तरीके से नेचुरल नंबर्स हैं, और डी आपका जीरो के बराबर नहीं है। वही सब सेम कंडीशन है जो आपकी रैशनल नंबर की। तो यहाँ पर आपके पास नंबर सिस्टम को अभी भी क्लियर नहीं होगा, तो और जरा क्लियर करते हैं। इररेशनल और रैशनल नंबर क्या है? इररेशनल नंबर बाद में, रैशनल नंबर पे आते हैं पहले। तो रैशनल नंबर के आपके पास दो टाइप्स आते हैं, एक आपके पास आता है इंटीजर्स, दूसरा क्या लिखा है? नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे आपके पास इंटीजर्स कहलाते हैं। और वो सारे जो इनके अलावा नंबर्स हैं वो नॉन इंटीजर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 1.1, -2.1, और भी कोई नंबर पॉइंट में आप ले सकते हैं। वो तमाम के तमाम वैल्यूज, वो तमाम के तमाम नंबर्स जो कि इस तरीके से आपके रिप्रेजेंट नहीं किए जाते वो कहलाते हैं नॉन इंटीजर्स। ये बात समझ आ रही है? 1.1, 5.6, 3.7, 7.9, -9.1, ये सारे नंबर जितने भी हैं ये सारे के सारे नॉन इंटीजर्स हैं। और जितने भी इंटीजर्स हैं वो आपके पास 0, 1, 2, 3 प्लस या माइनस साइन के साथ होंगे, और प्लस और माइनस साइन होना लाजमी है क्योंकि आप प्लस में भी नंबर काउंट करते हैं, माइनस में भी नंबर काउंट करते हैं। आपके पास यहाँ पर जो नंबर है इसमें पॉइंट नहीं आएगा, ये कंप्लीटली डिवाइड हुए हुए होंगे। 1 का मतलब ये हो सकता है, मैं कह सकता हूँ 2/2 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। 4/2 इज इक्वल टू 2 होता है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये जो 1 और 2 है रैशनल फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये जो a/b आपको कहा था कि रैशनल नंबर रेशो में होते हैं, तो जाहिर है आपके पास 2/2, 4/2 ये सब रेशो के अंदर है। और जब रेशो में है तो जाहिर है आपके पास वो नंबर्स जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, कंप्लीटली सॉल्व हो जाते हैं, उन्हें आप इंटीजर्स के तौर पे लिख सकते हैं। वो नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड तो हो जाते हैं लेकिन पॉइंट में आंसर देते हैं, उन्हें आप नॉन इंटीजर्स में लिखते हैं। ये बातें हमें समझ आ रही हैं यहाँ तक? अब इंटीजर्स से और आपके पास कैटेगरी निकल के आती है कि इंटीजर्स तो आ गए, अब इंटीजर के बाद आपके पास आता है सबसे पहले होल नंबर,
ठीक है, होल नंबर आपके पास होते हैं, होल नंबर को आप W से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इन होल नंबर से, ये जो होल नंबर है मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, इस होल नंबर से आप निकालते हैं अपना नेचुरल नंबर। तो आपके पास नेचुरल नंबर यहाँ पर आता है। होल नंबर के अलावा, अब मेरे पास जगह खत्म हो गई है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंटीजर्स में आपके पास होल नंबर के अलावा इवन नंबर्स आते हैं और ऑड नंबर्स आते हैं। इवन नंबर्स आपके पास 2 प्लस माइनस का, 4, 6, ये सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें आप इवन नंबर्स कंसीडर करते हैं। और वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, +-1, +-3, +-5 एंड सो ऑन, ये सारे आपके ऑड नंबर्स कहलाते हैं। और तीसरा आपके पास इंटीजर की कैटेगरी आती है होल नंबर। होल नंबर वो नंबर्स हैं जिसमें 0 से नंबर स्टार्ट हो रहा है, प्लस माइनस नहीं है, सारे प्लस में ही है। और आपके पास यहाँ पे वो तमाम नंबर्स जो कंप्लीटली रेशनल वैल्यू में डिवाइड हो जाते हैं। ये बात क्लियर है यहाँ तक? अब होल नंबर से नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आपके पास वो नंबर्स हैं जो कि 0 के अलावा 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टिल इंफिनिटी। और अगर मैं नेचुरल नंबर्स में से और मजीद कैटेगरी बना दूं तो उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं जो अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, बकिया किसी और वैल्यू से डिवाइड नहीं होते। अपने ही वैल्यू से डिवाइड होने वाले नंबर्स को आप कहते हैं प्राइम नंबर्स। 7 अपने ही आप से डिवाइड होता है, 11, 13 और इसी तरीके से 17 वगैरह, ये सारे नंबर्स वो हैं जो अपने ही आप से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो ये पूरा एक नंबर सिस्टम था जो आपको सीखना था। इसको एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। आपके पास नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है रियल नंबर, फिर उसके बाद आता है आपका इमेजिनरी नंबर। ये नंबर सिस्टम है पूरा, दो नंबर्स को मिला के आप कहते हैं ये नंबर सिस्टम है। अब आपके रियल नंबर क्या है? ये सारे जो अभी हमने डिस्कस किए ये सब रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर आपके पास वो नंबर हैं जो कि कॉम्बिनेशन है आपका रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर से। अब रैशनल नंबर आपके वो आपकी वैल्यू है जो कि रेशो में हो और वो डिवाइड हो जाए कंप्लीटली। इर्रेशनल नंबर वो नंबर है जो रेशो में ना हो, कंप्लीटली डिवाइड भी ना होते हो। यहाँ पे एक छोटा सा फर्क है जो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर में एक नंबर होते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते लेकिन सेम चलते रहते हैं, 1.33333, 1.6666 वगैरह। ये वो नंबर है जो चलते रहते हैं। कुछ नंबर ऐसे हैं जो चलते रहते हैं, अब ये 3333 रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक के बाद एक रिपीट हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे नंबर है जो कभी रिपीट नहीं होते, जैसे पाई की वैल्यू √2, √3। ये आपका एक अलग सिस्टम है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी आपके रैशनल नंबर से वो नंबर जो रेशो में होंगे वो उन्हें हमने डिवाइड कर दिया इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स हैं। अब जो भी नंबर है वो डिवाइड या तो कंप्लीटली होगा, और कंप्लीटली होगा तो या तो डेसिमल में आंसर देगा या डेसिमल में आंसर नहीं देगा। अगर मेरे पास 5/5 एक नंबर है, एक रेशो है, तो आंसर उसका 1 आएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया और कोई पॉइंट भी नहीं आया। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं 6/5 है, तो अब ये कंप्लीटली डिवाइड तो हो जाएगा, 1.2 आंसर देगा, लेकिन आपके पास यहाँ डेसिमल में पॉइंट में आंसर आ गया। तो जो आपके पास वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और पॉइंट में आंसर ना दे उसे हम कहते हैं इंटीजर्स, और जो वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और पॉइंट में आंसर दे उसे हम कहेंगे नॉन इंटीजर्स। अब जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला आपके पास सिस्टम है उसमें 3 कैटेगरी हो जाती है, एक होल नंबर, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर। इवन नंबर वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इंटीजर्स के वो नंबर्स, जितने भी इंटीजर्स का सेट है इसके अंदर वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसे आप कहते हैं इवन नंबर। और जो 2 से डिवाइड नहीं होते बाकी बच गए उसको आपने डाल दिया ऑड नंबर में। और आपके पास जितने भी इंटीजर्स हैं इसमें से साइन हटा दें, सिर्फ पॉजिटिव रहने दें, तो वो आपका बन जाता है होल नंबर। होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन।
तो इस तरीके से ये सारे आपके पास होल नंबर, ये 3 कैटेगरी है आपके इंटीजर्स की। अब होल नंबर से आपका आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके पास क्या है, 0 हटा दें होल नंबर में से, बाकी जो भी आपके पास वैल्यू बची, जितने भी नंबर्स बचे वो सारे नेचुरल नंबर में आएंगे। 0 हटा देंगे होल नंबर से तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 अप टिल इंफिनिटी। ये आपके पास नेचुरल नंबर आ गया। और इसी नेचुरल नंबर में से वो नंबर अलग कर लें जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, यानी 7 है तो 7 से ही डिवाइड होगा, 3 है तो 3 से ही डिवाइड होगा। तो वो सारे नंबर जो अपने आप से डिवाइड होते हैं उसका अलग से हमने सिस्टम बना दिया, तो वो आपके पास कहलाते हैं प्राइम नंबर। ये था पूरा आपका नंबर सिस्टम जो आज हमने क्लास में डिस्कस करना था। यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन तो बता दें। क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था और नंबर सिस्टम के अंदर आपको समझाया था कि नंबर को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के ऊपर अभी डिटेल में हमने बात नहीं की, वो आगे की एक्सरसाइज जब स्टार्ट होगी तब हम करेंगे। रियल नंबर को हमने डिटेल में पढ़ा था कि रियल नंबर आपकी कॉम्बिनेशन है रैशनल और इररेशनल नंबर के। अब इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या है, इनके दरमियान का डिफरेंस आज हम क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बहरहाल आपके पास रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो रेशो से कोई वैल्यू दें, यानी उनका कोई ना कोई रेशो हो पर्टिकुलर। अब यहाँ पर 2 टाइप के रेशोज होते हैं, एक जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और आपके पास डेसिमल में आंसर ना दे, दूसरा जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए लेकिन आपके पास डेसिमल में उनका आंसर आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल 1.2, 3.1 एंड सो ऑन। और जो आपके ऐसे रेशोज जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं और आपको पॉइंट में आंसर नहीं दे रहे, डेसिमल में आंसर नहीं दे रहे, वो आपके पास जैसे 1 2 3 4 ये सारे सिंपल नंबर जितने भी हैं ये आपके सिंपल रैशनल नंबर में आते हैं। अब रैशनल नंबर को आपने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब जो आपके नंबर्स डेसिमल में नहीं आते उनको आप कहते हैं इंटीजर्स। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। और जो आपके पॉइंट में आते हैं रैशनल नंबर्स उन्हें आप कहते हैं नॉन इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स की भी आपने कैटेगरी की थी, उसको फर्दर डिवाइड किया था कि आपके पास इंटीजर्स को 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, एक इवन नंबर्स, दूसरा ऑड नंबर्स और तीसरा आपके पास होल नंबर। इवन नंबर वो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। ऑड नंबर वो तमाम नंबर जो अब रह गए जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते इंटीजर्स के, वो सारे ऑड नंबर में आ गए। और अगर आप सारे नेगेटिव नंबर्स को हटा दें, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स और जीरो को इंक्लूड कर दें, तो ये आपका होल नंबर बन जाता है। वो कल की क्लास जो हमने ली थी उसमें डिटेल में इसको मैंने पूरा चार्ट बना के समझाया था। और होल नंबर की फर्दर कैटेगरी हमने की थी कि आपके पास होल नंबर से अगर जीरो का एलिमेंट हटा दें तो बाकी जितने भी नंबर्स बचे वो एक नया सेट बन गया जिसको आपने कहा नेचुरल नंबर्स का। और नेचुरल नंबर से भी सिर्फ वो नंबर्स निकाल लें जो अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, अपने ही वैल्यू से वो आपस में डिवाइड होकर वन आंसर देंगे, तो उन्हें आपने कहा प्राइम नंबर, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारे ऐसे नंबर से जो कि आपके रियल नंबर की ब्रांचेस चलते जा रहे थे, रियल नंबर से डिफाइन हुए थे, रियल नंबर से ड्राइव हुए थे। अब रियल नंबर आपके पास 2 नंबर्स पे डिपेंड कर रहे थे, एक रैशनल और एक इररेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर क्या है, आपके पास रैशनल नंबर की अगर मैं मिसाल दूं तो रैशनल नंबर आपने पढ़ा था कि वो तमाम नंबर्स जो रेशो में हों, जिसमें से ए और बी आपके पास कोई ना कोई नंबर्स हैं जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं या रियल नंबर से भी बिलोंग कर रहे हैं, एक्सेप्ट आपका जो बी है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी वैल्यू जीरो से डिवाइड होगी तो इटसेल्फ आपके अनडिफाइंड या इन्फिनिटी आंसर आ रहा होगा, तो जीरो नहीं हो सकता, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब अगर कुछ नंबर्स की मैं मिसाल दूं, नंबर्स इस तरीके से कि आपके पास लेट्स सपोज 4/2 है या 4/4 है, या आप कह सकते हैं कि 3/3 है, 9/3, कोई भी नंबर एक्स वाई जेड लें तो ये सॉल्व हो सकता है 1 2, इसको दोबारा 1, ये आपके पास 3, ये कोई ना कोई आपको नंबर देगा।
तो जब आपके पास ऐसे नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं और डेसिमल में कोई आंसर नहीं आता, उसको हम कहते हैं कि ये आपके पास इंटीजर्स हैं। ये बात समझ आई? ये इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स कहाँ से आए थे? रैशनल नंबर से। अब नॉन इंटीजर्स कौन से? आप कोई भी नंबर ले लें, आपके पास लेट सपोज 5/2 है एक नंबर, तो ये होता है 2.5। ये आपका डिवाइड हो गया कंप्लीटली, लेकिन डेसिमल में आंसर आया। तो ऐसे नंबर्स जो कंप्लीटली डिवाइड हो गए लेकिन डेसिमल में आंसर दे रहे हैं, उसे आप कहते हैं कि ये आपके नॉन इंटीजर्स हैं। ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स ही हैं। एक नंबर है फॉर एग्जांपल 1/3, रेशो की फॉर्म में है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.333 चलता रहेगा। ये 3 कंटिन्यूसली चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। आपके पास ये डिवाइड कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते लेकिन रिपीटिशन में आते हैं, अब 3 आपका रिपीटिशन में, या फॉर एग्जांपल कोई ऐसा नंबर 0.4545 इस तरीके का नंबर है लेट सपोज, ये भी आपको नजर आ रहा है कि रिपीटिशन में आ रहा है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, ये रिपीटिशन में आ गया। तो ऐसे नंबर्स जो कंप्लीटली डिवाइड ना भी हो रहे हो लेकिन उनके जो डेसिमल के बाद वैल्यू है वो रिपीट हो रही है, तो उन नंबर्स को भी आप कहते हैं ये रैशनल नंबर है। ये बात समझ आ रही है? ये रैशनल नंबर है। लेकिन ऐसे नंबर्स जो रिपीट ना हो रहे हो और कंप्लीटली डिवाइड भी ना हो रहे हो, डेसिमल में आ रहा है आंसर लेकिन ना आपके कंप्लीटली डिवाइड हो रहे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और ना ही वो आपके पास रिपीट हो रहे। आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपके पास 1.41418 या इस तरह का कोई आंसर आएगा। तो ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। आपके पास जितनी भी रूट वाली वैल्यूज हैं, आप √3 निकाल लें, √5 निकाल लें, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। कुछ स्पेसिफिक आपके पास नंबर्स हैं, जैसे पाई, आपके पास एक वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल। ये वो नंबर्स हैं जो कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जांपल पाई को हम कहते हैं जर्नलाइज के 22/7 है, एक रेशो है 22/7। ये कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो 22/7 जब आप करेंगे, यानी कि आप कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट है पाई के, हालांकि पाई की वैल्यू ये नहीं है। 22/7 अगर आप थोड़ा सा ऐसा कैलकुलेटर लें जिसमें आपको डिजिट ज्यादा आ जाए पॉइंट के बाद नजर, तो आपको नजर आएगा कि इसमें भी रिपीटिंग एलिमेंट है, एक पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हो जाती है। लेकिन पाई एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा पॉइंट के बाद। तो ऐसे नंबर्स जो कि डेसिमल में आंसर अगर मिल रहा है आपको, जाहिर रेशो है, डिवाइड होंगे, डिवाइड होने का मतलब आपको पॉइंट में आंसर मिल रहा होगा, अगर तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे। तो जब आपके पास पॉइंट में आंसर मिल रहा है और आपको नजर आ रहा है कि कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो वो तमाम नंबर्स आपके कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है दोनों के दरमियान, रैशनल और इरेशनल में? आपके पास इस वैल्यू को 0.3 बार के तौर पे भी लिखा जा सकता है, इस वैल्यू को 0.45 बार के तौर पे, इस वैल्यू को 0.123 बार के तौर पे लिखा जा सकता है। ये जो बार आपने लगाया है इसका मतलब ये होता है कि आपके ये 3 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, 4 5 दोनों पे, इसका मतलब 4 5 4 5 4 5 इस तरीके से रिपीटिशन है। 1 2 3 है तो 1 2 3, फिर 1 2 3 और फिर 1 2 3, इस तरह रिपीटिशन आ रही है। तो वो बजाय आप रिपीटिशन बार बार लिखने के, आप ऊपर बार एक सिंबल लगा देते हैं, तो इट इज अंडरस्टूड कि ये क्या है। यहां तक किसी को कोई मसला? तो ये आपके सिंपल कैटेगरी थी, डिफरेंस था बिटवीन अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब जब आपको ये डिफरेंस समझ आ गया, तो अब नेक्स्ट चीज आपको, नेक्स्ट टॉपिक समझना है, दैट इज टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग। यानी री अकरिंग का मतलब दोबारा अकर हो गया, दोबारा आपके सामने आ गया। और दूसरी टर्म आती है टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। अब अगर ये कंडीशन आ गई तो ये कोई वैलिड नहीं है, क्योंकि टर्मिनेट अगर हो गया, टर्मिनेट का मतलब कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद वैल्यू अकर हो या नॉन अकर हो, एक चीज टर्मिनेट हो गई, तो ये वाली बात भी यहाँ पर वैलिड नहीं है। तीसरी चीज आती है, दूसरी चीज आती है
तो दूसरी चीज में आपके पास ये आता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हुआ, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग। आपके पास वैल्यू दोबारा से अकर हो रही है, दोबारा से आ रही है। और फिर तीसरी आपके पास कैटेगरी आती है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग। आपके पास वैल्यू टर्मिनेट भी नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रीअकरिंग का मतलब दोबारा से भी कोई वैल्यू दोबारा हाजिर नहीं हो रही, दोबारा अकर नहीं हो रही। तो ये आपके अगर कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हैं तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं। एक्सरसाइज वाइज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं काम। अब आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 से काम स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 1.1 में अब क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा गया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। आपसे कहा है कि आपने इसको टेबल वाइज काम करना है और एक जगह कॉलम में ये नंबर्स लिखने और अगली जगह कॉलम के दूसरा जो कॉलम होगा उसमें आपने लिखना है कि ये रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 जब करेंगे तो पेज में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा है कि 1/5। अब ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये 1/5 रैशनल है या इररेशनल नंबर है, क्योंकि दोनों ही नंबर्स समटाइम्स रेशो में हो सकते हैं। पता है तब चलता है जब आप इसको एक्चुअली डिवाइड करते हैं। तो 1/5 होता है 0.2 और यहाँ पर आपको बताना है कि ये क्या है, रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। तो 0.2 क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो गया। जब कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो एक टर्म आती है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया। और जब एक चीज टर्मिनेट हो गई, अब उधर वैल्यू अकर हो रही है या अकर नहीं हो रही, डजेंट मैटर, टर्मिनेट हो गई तो वो वैल्यू आपकी रैशनल नंबर में इंक्लूड होगी। तो ये आपका 1/5 क्या होगा, रैशनल नंबर। बात क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 डिवाइड बाय 8। अब आपने उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन √2 डिवाइड बाय 8। अब जब भी आपके पास कोई वैल्यू अंडर रूट में आएगी, आपने आंखें बंद करके कहना है कि ये इररेशनल नंबर है अगर वो वैल्यू रूट से बाहर नहीं आ सकती। तो अगर √9 होता है यहाँ पे तो √9 3 के बराबर होता है, वैल्यू रूट से बाहर आ सकती है। लेकिन अगर वैल्यू रूट से बाहर नहीं आ सकती तो आप आंखें बंद करके कहेंगे कि ये आपकी वैल्यू इररेशनल नंबर है। आप चाहें तो इस वैल्यू को डिवाइड भी करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से। आपके पास √2 डिवाइड बाय 8 लिखें कैलकुलेटर में, आपका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी ऑलमोस्ट 0.176 एंड समथिंग। तो आपने जो भी आंसर निकाला, अब उस आंसर को देखें या तो पॉइंट के बाद वैल्यू के कंटिन्यू है, आपके पास टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और क्योंकि वैल्यू आप जब पॉइंट के बाद देखेंगे तो वो नॉन रीअकरिंग होगी, तो इस वजह से आप कहेंगे कि ये इररेशनल है। अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट पता है इररेशनल क्या होता है, वो तमाम नंबर्स जो पॉइंट के बाद कंटिन्यूअसली चलते रहे और कोई भी उसमें डिजिट, कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो रही। तो यहाँ पर सेम यही कंडीशन है। और अंडर रूट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, उसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे तमाम नंबर्स को हम कहते हैं कि ये इररेशनल नंबर्स हैं। तीसरा आ जाए 5/√6। अब √6 भी बाहर नहीं आ सकता, तो ये नंबर भी क्या हुआ, इररेशनल नंबर। दूसरा चौथा आपके पास है 2/8। तो 2/8 1/4 होता है, 1/4 यानी कि 0.25 टर्मिनेट हो गया पूरी वैल्यू। और आपके पास ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, टर्मिनेट का मतलब ये है। तो जो वैल्यू आपके पास कंप्लीटली डिवाइड हो गई, पॉइंट में बेशक आंसर आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 1/√3। अब 1/√3 में रूट आ गया तो ये क्या होगा, इररेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 6 √8 है, तो √8 भी बाहर नहीं आ सकता कंप्लीटली, तो ये भी आपका कौन सा होना चाहिए, इररेशनल नंबर। 7th क्वेश्चन है आपका एक्सपोनेंशियल ई। ये जो ई है दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल वैल्यू। एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है 2.71 समथिंग। तो ये वैल्यू आपकी होती ही इररेशनल नंबर है। जिस तरह पाई एक नंबर है उसी तरह ई भी एक नंबर है, तो ये भी आपका इररेशनल नंबर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही पाई इटसेल्फ। तो पाई आपके पास
3.142 एंड समथिंग वैल्यू चल रही है, 142 तो हम उसको वहां स्टॉप करते हैं, लेकिन ये आगे कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। 9 क्वेश्चन है √5, तो ये इर्रेशनल हुआ। 22/3, अब ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, 22/3, 22/3 होता है 7.3333 चलता रहता है। अब यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है, जो नंबर है, एक तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है, वो कंटिन्यूसली चल रही है वैल्यू, लेकिन आपके पास जो नंबर है, जो डिजिट है, वो रिपीट हो रहा है। जब कोई नंबर रिपीट हो रहा है और आपको यहाँ पर वैल्यू बेशक कंप्लीटली डिवाइड हो या ना हो, लेकिन नंबर रिपीट हो रहा है, तो आप उस वक्त डायरेक्ट कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। तो ये आपका आंसर क्या है, रैशनल नंबर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 1/π, तो पाई इटसेल्फ इज अ इर्रेशनल नंबर, तो ये भी आंसर क्या देगा, इर्रेशनल नंबर। 11/12, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, 11/12 ये बराबर होता है 0.91666। अब ये 6 चलता जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा नंबर हुआ, रैशनल नंबर हुआ। तो ये सारी एग्जांपल्स थी बिटवीन, डिफरेंस था बिटवीन रैशनल एंड इररेशनल नंबर। अब अगर आपको रैशनल और इररेशनल नंबर अच्छे से समझ आ गए कि क्या डिफरेंस है दोनों में, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप बताएंगे कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सवाल क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने जितने भी नंबर्स हैं इनको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद ऑल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आपने अपने क्वेश्चंस को पहले सॉल्व किया, उनको आपने पॉइंट में, डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब पॉइंट में आंसर लिखा, और फिर उसके बाद आपने बताना है कि क्या ये वैल्यू कंप्लीटली टर्मिनेट हो रही है या नहीं हो रही। यहां तक सबको समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो पहला सवाल है, तरीकेकार यही होगा, इसी तरीके से आप करेंगे। आप एक लाइन ड्रॉ कर लें। आपको सबसे पहला काम ये करना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपने डेसिमल फ्रैक्शन पहले तो बताने, तो 5/8 है, तो आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन उतारेंगे, फिर आप दोबारा 5/8 इज इक्वल टू, अब आप इसको डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर की मदद ले लें या किसी भी तरीके से, तो ये होता है 0.625। अब 0.625 आपका कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो जो भी नंबर आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा उसे आप कहेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये जो फ्रैक्शन है, इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये जो डेसिमल फ्रैक्शन आपके पास आया, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है कि 4/18 एक नंबर है। मैं डायरेक्ट वर्बली करवा रहा हूँ, आप इसको घर पे जाके आराम से होमवर्क के तौर पे करेंगे। 4/18 जब आप करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो डिवाइड होने पे आंसर है 0.22222 चलता रहेगा। ठीक है, तो आपके पास 0.22 ये जो वैल्यू चलती जा रही है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो कंप्लीटली डिवाइड ना होने वाली टर्म को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप इसके आगे लिखेंगे कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। थर्ड पार्ट है 1/15। अब 1/15 जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वो 0.06666 चलता जाएगा, तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, इन दोनों सवाल में एक चीज आपको नजर आ रही है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो रिपीटिशन में आ रही है, वो वैल्यू दोबारा रीअकर हो रही है। तो यहाँ पर जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रीअकरिंग भी है। तो आप चाहें तो, यहाँ सवाल में नहीं लिखा, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं अलग से पेंसिल से या उसी पेन से, कि आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ये। ठीक है, फोर्थ आपका क्वेश्चन है 49/8, ये कंप्लीटली डिवाइड होकर आंसर देगा 6.125। तो 6.125 अब आंसर आपका टर्मिनेट हो गया, तो वैल्यू ये आपका जो आंसर है क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट इसी तरीके से 207 डिवाइड बाई 15, ये भी आपका टर्मिनेटिंग है, खुद ही अब आंसर निकालते रहे। सिक्स आपके पास है 50/76,
ये आपके पास वैल्यू कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। और जो आपके पास इसका कैलकुलेटर है उसके अंदर जब आप वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपके पास कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी, ठीक है। अभी आपके सवाल में क्या सिर्फ बताने टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पर आंसर इसका नॉन टर्मिनेटिंग है। अपने लिए आप यहाँ चेक कर लें कि जब कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है, नॉन रीअकरिंग, ठीक है। अगर कोई वैल्यू रिपीट ना हो रही हो तो उसे हम कहते हैं नॉन रीअकरिंग, अरे रिपीट यानी अकर नहीं हो रही तो वो कहेंगे कि नॉन रीअकरिंग है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बिल्कुल आखिर में करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 समझ लें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब 1 और 2 के दरमियान रैशनल नंबर इनफिनाइट हो सकते हैं। मैं कहूं कि आगे 1 एक नंबर है और दूसरा नंबर 2 है, इसके दरमियान कितने रैशनल नंबर्स, एक तो होता है इररेशनल नंबर, दूसरा होता है रैशनल नंबर, कितने रैशनल नंबर आएंगे। तो इनफिनाइट वैल्यू आपके पास होगी। हम यहाँ पे कुछ अज्यूम कर लेंगे, 4-5 आपको मैं यहाँ सवाल में लिखवा दूंगा, कुछ अज्यूम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 के बाद आता है 1.1, फिर 1.2, 1.3, 1.1 और 1.2 के दरमियान भी बहुत सारे नंबर आते हैं, 1.11, 1.12, 1.13। तो इन्फिनाइट नंबर की आप सीक्वेंस कॉम्बिनेशन वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे देयर कैन बी इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, जिसमें से आप कुछ बताएंगे फ्यू ऑफ देम कैन बी। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आप इसमें कहें 1 है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, अप टिल 1.9 और 2। और फिर उसके बाद आप इसमें कह सकते हैं कि आपके पास ये फ्रैक्शनल वैल्यू अगर लिखी जाए तो 1/11/10, 12/10, 13/10, ज़ाहिर पॉइंट हटाते हैं तो आपके पास जो डेसिमल है वो हटाने पर डिनोमिनेटर में 1 आता है, और पॉइंट के आगे जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो आप लगा देते हैं। तो ये कोई आपके पास वैल्यू आ सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि रीजन वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। आपको रीजन देना है कि एक वैल्यू है पाई, वो इरेशनल क्यों है। तो उसका आंसर सिंपल सा है, क्यों पाई, क्योंकि आपके पास एक ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो जो भी नंबर्स आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग में आते हैं उन सबको आप कहते हैं कि ये इररेशनल नंबर है। तो इसका आंसर सिंपल सा होगा, पाई इज एन इररेशनल नंबर बिकॉज इट हैज नॉन एंडिंग। नॉन एंडिंग का मतलब आपका नंबर चलता जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जाहिर है नॉन एंडिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, खत्म नहीं होगा। और नॉन रीअकरिंग, ठीक है, आप लिखेंगे एंड नॉन रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो आंसर इसका सिंपल सा है, पाई इज एन इररेशनल नंबर बिकॉज इट हैज नॉन एंडिंग, कॉमा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हमने 1.1 के अंदर सारा काम कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, ये 4 सवाल हमने कर लिए थे। 6 आपका होमवर्क ही है, वो मैं अभी समझाऊंगा तो आपने खुद करना है। सिंपल ट्रू फॉल्स है, टिके वाले इस तरह के सवाल आते हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर 3 है नया टॉपिक नंबर लाइन, वो अब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चले अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे नंबर लाइन के ऊपर कुछ वैल्यूज बता दी कि इनको ड्रॉ करना है, इनको रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन होती क्या है, एक सिंपल सा आपके पास स्केल हर बच्चे के पास मौजूद होगा। आप लोगों के पास ये जो स्केल है दिस इज अ बेसिक नंबर लाइन। तो ये बेसिकली नंबर लाइन जो आपने स्केल में देखी है वही अब आपने अपने रजिस्टर पे ड्रॉ करनी है। आपके स्केल में जिस तरीके से नंबर सिस्टम बना हुआ है कि आपने अगर अपने पास स्केल निकाला हो और उसमें देखा हो तो स्टार्ट ये 0 से हो रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। अब स्केल आपके पास या तो सेंटीमीटर और इंचेस के दरमियान होगा या किसी के पास जो है इंचेस को भी छोटा किया हुआ होगा, मिलीमीटर्स भी होंगे। तो हर किसी का स्केल डिफरेंट है। नॉर्मली जर्नली यूज जो आप लोगों के पास हो रहा है स्केल, उसमें आपको सेंटीमीटर स्केल और नीचे इंचेस में स्केल की वैल्यूज गिवन होंगी। लेट सपोज ये आपके पास सेंटीमीटर का स्केल है, तो 0 और 1 के दरमियान आप अगर गौर से देखें तो 10 लाइनें होंगी।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब आपके पास इसी तरीके से 1 से 2 के दरमियान भी 10 लाइनें होंगी। 10 लाइनों का मतलब क्या है कि 0 के बाद 0.1 सेंटीमीटर है, उसके बाद 0.2 सेंटीमीटर, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 सेंटीमीटर और 0.10 नहीं होता, ठीक है, 1.0 होता है, तो 1.0 सेंटीमीटर। तो जिस तरह आपके स्केल में डिस्ट्रीब्यूशन की गई है कि आपके 0 और 1 सेंटीमीटर के दरमियान और 10 डिविजन्स हैं, आपने उस 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। एक हिस्से को आप 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर कहते हैं। ये बात समझ आ रही है? तो अगर मैं कहता हूं कि ये 0 और 1 के दरमियान ये 1 मिलीमीटर है, इतना हिस्सा, तो 0 और इस डिवीजन के दरमियान ये 2 टुकड़े हो गए, तो ये 2 मिलीमीटर हो जाएगा या 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है सबको? तो आपके पास यहाँ पे अगर ये 0.1, ये 0.2, इसी तरीके से यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है ये 0.3, इस तरह से बढ़ती जाएगी वैल्यू। 0.4 बढ़ेगा, तो एंड में आपके पास अगर ये बात करूं तो यहां से यहां तक है 0.9 सेंटीमीटर, और फिर ये पूरी वैल्यू आपके पास आ जाती है 1 सेंटीमीटर की। तो आपने क्या किया, आपने 0 से 1 के दरमियान 10 टुकड़े कर दिए, 10 हिस्से कर दिए। फर्ज करते हैं आपके पास 10-10 रुपए वाले नोट हैं और आपके पास 100 रुपए करने हैं, तो आपको कितने नोट चाहिए होंगे कि 100 रुपए हो जाए? 10 नोट चाहिए होंगे। तो आपके पास 10 नोट होंगे 10-10 रुपए वाले, तो सबको मिला के आपके पास 100 रुपए हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो आपने अपनी इस लाइन को डिवाइड किया, डिवीजन के बाद आपने कहा ये एक टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह 10 टुकड़े एक जैसे, ठीक है, 10 डिविजन्स एक जैसी आपने मिला दी, तो वो 10 टुकड़े आपके पास मिलके 1 सेंटीमीटर बन गया। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 टुकड़े आपके स्केल में हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई स्केल हो जिसमें 0 से 1 के दरमियान सिर्फ 4 टुकड़े हों, ये भी तो पॉसिबल है। ठीक है, आपके पास अगर फर्ज करते हैं 100 रुपए हैं और आपने उसको 2 हिस्सों में ब्रेक करना है, आप 100 रुपए को बीच से नहीं फाड़ेंगे, आप 50 वाले 2 नोट ले लेंगे और कहेंगे कि ये दोनों मिला के 100 रुपए हो जाते हैं। आपको 200 रुपए करने, आप 50-50 वाले 4 नोट लेंगे, आपके पास 200 रुपए हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आपके पास 25 रुपए का नोट होता तो आपको 100 रुपए करने थे, तो आप 25 वाले 4 नोट मिलाते, आपके पास 100 रुपए बन जाते। तो इसी तरह से अगर मेरे पास 0 और 1 के दरमियान 4 हिस्से करने हैं, 4 टुकड़े करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक कहूंगा टुकड़ा जो है वो 1/4 के बराबर है, दूसरा जो टुकड़ा है वो 2/4 के बराबर है, तीसरा 3/4 और चौथा 4/4। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आपके पास इसको पढ़ने का तरीका है कि आपके 4 में से एक हिस्सा, ठीक है, आप अगर फर्ज करते हैं बाजार से कोई चीज लेने जा रहे हैं, फर्ज करते हैं दही लेने जा रहे हैं, तो आप उससे क्या बोलेंगे, या तो आधा किलो दही दे दो। आधा किलो क्या होता है? 1/2, ठीक है। आधा किलो टुकड़ा आप कह रहे हैं, आधा किलो दही कह रहे हैं, तो आपके पास ये 1/2 है, 2 में से एक हिस्सा आपको दे दें। ये बात समझ आ रही है? अगर आप कह रहे हैं आधा आधा किलो मिला के 1 किलो बनता है, तो उस 1 किलो को 20 से आधा करें, यानी कि उसको हाफ कर दें, तो बकिया जो हाफ होगा वो आप लेके अपने घर आ जाएंगे और अपनी अम्मी को बोलेंगे आपने जो आधा किलो मंगाया था वो मैं लेके आ गया। तो ये आप कह रहे हैं कि अगर 2 हिस्से हैं उसमें से एक हिस्सा आपने कर लिया, तो इसी तरीके से अगर 4 हिस्से हैं उसमें से एक हिस्सा आप करते हैं, तो ये 1/4 इस तरह समझते हैं, और 4 हिस्से हैं उसमें से 2 हिस्से अलग कर दें, तो 4 में से 2 हिस्से अलग कर दिए, ऑटोमेटिकली आधा हो गया। 4 सेब हैं आपके पास, मैं कहूँ आधे अपने पास रखें आधे मुझे दें, तो 2 आप अपने पास रखेंगे, 2 मुझे दे देंगे, तो आपने क्या किया, टोटल 4 में से 2 सेब अपने पास रख लिए। मैं कहूँ कि नहीं आप 3 अपने पास रखें,
एक मुझे दे दें, तो आपके पास 4 में से 3 सेब आ गए और एक आपने मुझे दे दिया। मैं कह रहा हूँ चारों अपने पास रख लें, चारों अपने पास रख लें, तो 4/4 क्या होता है? 1। मैं कह रहा हूँ 4 है, चारों अपने पास रख लें, तो सारे ही आपने अपने पास रख लिए। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास एक पूरी लाइन है, 0 से 1 हो, 1 से 2 हो, 3 से 4 हो, कोई भी लाइन हो, तो आपके पास 0 से 1 अगर कोई लाइन है तो इसको आपने 4 हिस्सों में ब्रेक किया। 4 हिस्से क्या होंगे? एक तो 0 इटसेल्फ जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, पहला हिस्सा 4 में से, फिर दूसरा हिस्सा 4 में से जिसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं, तीसरा हिस्सा 4 में से, और चौथा हिस्सा 4 में से जिसको आप 4/4 = 1 भी लिख सकते हैं। यही लॉजिक समझते हुए आपके स्केल में 10 डिवीजन किए हुए हैं, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान अगर आपको 10 डिवीजन करने थे, 10 टुकड़े लेने थे, उसके 10 हिस्सों में ब्रेक करना था, तो एक हिस्सा ये छोटा सा ये 1/10 होगा। उसके बाद अगला हिस्सा 2/10 होगा। उसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो 1/5 लिख दें, लेकिन 2/10। और इसी तरीके से तीसरा हिस्सा आपके पास 3/10। इसी तरीके से चौथा हिस्सा आपके पास 4/10। ये आपके 10 में से 1 2 3 4 5 अप टिल 9 10 हिस्से होंगे। ये डिवीजन किस तरह हुई समझ आ रहा है सबको? आपके स्केल में क्योंकि कहा कि 0 और 1 सेंटीमीटर के दरमियान 10 हिस्से होंगे, मैं अब कहता हूं कि आपके पास एक स्केल है 0 से 1 इंच का, 0 से 1 इंच का, उसमें 6 हिस्से या 8 हिस्से हैं। फर्ज करते हैं 8 हिस्से आपने किए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, आपने 8 हिस्से किए। आपके पास 8 बॉल्स हैं, उसको आपने अब यूज करना है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप जब एक बॉल इस्तेमाल करेंगे 8 में से, तो 1/8 लिखेंगे। ठीक है, 8 बॉल में से एक बॉल इस्तेमाल की, आपने क्रिकेट खेला और आपने छक्का मारा और वो चले गई नाले के अंदर। अब क्या करेंगे? 8 में से दूसरी बॉल उठाएंगे, पता चला उससे इतना खेला कि किसी पड़ोसी के घर पे चली गई। फिर क्या करेंगे? 8 में से तीसरी उठा लेंगे। वो आपने उठाई लेकिन वो खराब थी, आपने उससे खेला नहीं, और अब चौथी बॉल उठा ली। 4/8 का मतलब होता है 1/2, यानी अब तक आप आधी बॉल्स जाया कर चुके हैं या इस्तेमाल कर चुके हैं। फिर अगर वो बॉल भी आपकी नाले में चली गई, फिर से आपने अपने दोस्त को आउट कर दिया इस बेसिस पे, तो अब आपके पास अगली बॉल आएगी, 8 में से 5 बॉल। इस तरह करते करते आप अपनी बॉल्स इस्तेमाल करते जाएंगे, क्रिकेट खेलते जाएंगे, पता चलेगा कि सारी बॉल्स आपने इधर उधर जाया कर दी। कुछ को गटर के अंदर डुबकियां लगवाई कि जाके और बॉल्स ले आओ, लेकिन वो लेके नहीं आया। तो आखिर में जो बॉल आपके पास बची, 8 में से 8वीं बॉल, तो अब तक आपने सारी बॉल इस्तेमाल कर, तो 8 में से 8 बॉल इस्तेमाल कर ली। इसको आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो सारी 1 इज यूनिटी, यानी कि सारी बॉल इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पर आपका जो नंबर सिस्टम होता है या नंबर स्केल होता है, उसके अंदर आपको डिवीजन सीखनी है। ये सारी बातें इसलिए की ताकि आपको समझ आए कि अगर आपके पास कोई सवाल आता है जिसमें कहा जाता है कि मुझे नंबर स्केल के ऊपर बताएं 1/8 कहाँ होगा, तो यहाँ पर आपने 1/8 इधर ड्रॉ किया है। ये बात समझ आई? आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक नंबर है, लेट सपोज 1/2, लेकिन मैंने 8 हिस्सों में उस लाइन को ब्रेक कर दिया। अब बताएं 1/2 कहाँ होगा? 1/2 यहाँ होगा। 4/8 क्या होता है? 1/2। नोट कर लिया सबने? एक दफा दोबारा इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपका थर्ड पार्ट है, जिसमें आपसे कहा है कि आपको 1/4 निकालना है। 1 × 1/4, यहाँ आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 फ्रैक्शन 1/4 आपके पास ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। बेसिकली ये आपका 5/4 है। 5/4 यानी कि 1 × 1/4 आप रिप्रेजेंट करते हैं 1 + 1/4 से। अब ये जो नंबर लाइन है, पिछला सवाल जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था, 8/10 आपसे कहा था, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू 10 थी, वो रिप्रेजेंट कर रही थी 0 और 1 के दरमियान कितने डिविजन होंगे।
तो वहां पिछले फर्स्ट पार्ट में आपने 10 डिवीजन किए थे, तो वहां पर 10 डिवीजन का मतलब आपके डिनोमिनेटर में 10 था, इसलिए किए। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है, तो आप 0 और 1 के दरमियान जो डिवीजन करेंगे वो 4 करेंगे। तो आपके पास जो पहला डिवीजन हुआ 0 के बाद वो 1/4 का है, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4। आपने स्केल की मदद से इक्वल डिस्टेंस लेते हुए, पिछले सवाल में अगर आपने एक डिवीजन में 2 हिस्से स्केल के छोड़े थे, अब आप 4 हिस्से छोड़ दें, वो 4 छोटी छोटी लाइनें छोड़ दें, तो आपके पास यहाँ पर 1 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 1 + 1/4, 1 + 2/4, उसके बाद फिर 1 + 3/4 और 1 प्लस आपका 4/4 यानी इटसेल्फ 2 होगा। तो इस तरीके से आपकी नंबर लाइन ड्रॉ की जाएगी और आपका जो सवाल है उसके मुताबिक आप बताएंगे कि पॉइंट कहाँ पर आया। तो ये तरीका था इस तरह के सवाल को करने का। क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट है 5 और 6 जैसे, तो आपके पास डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 होने की वजह से आप अपनी 0 और 1 के दरमियान जो लाइन है इसको 3 हिस्सों में ब्रेक करेंगे। तो पहला हिस्सा, पहला डिवीजन 1/3 का होगा, दूसरा हिस्सा आपका 2/3 और तीसरा 3/3 यानी 1 इटसेल्फ। तो आपको कहा था सवाल में 2/3 बताएं, आपने 2/3 यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया। अगर आप 0 से बैकवर्ड चले जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 है इसका, उसमें आपसे कहा है -2/3, तो आपके पास 0 के पीछे लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो आपके पास आएगा -1/3, फिर -2/3। वहां पर सर्कल लगा के आप बोलेंगे कि आपके नंबर लाइन में जो रैशनल नंबर है वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर लाई कर रहा है। तो इस तरीके से आपका ये सिस्टम हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है टेक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स बताई हैं और आपसे कहा है कि इसको टिक कर दें, कौन सी सही, यानी बेसिकली कहा है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो वन बाय वन मैं बता रहा हूँ वर्बली, आपने इसको खुद ही अपने रजिस्टर पे लिखें या अपनी किताब पे लिखें, किसी में भी कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका पहला है 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। 5 को डिवाइड कर दें 7 से, आपके पास अगर यहाँ पर वैल्यू टर्मिनेटिंग जाहिर नहीं है और आपके वैल्यू नॉन रीअकरिंग है तो फिर ये इरेशनल होगा। अगर आपके पास जैसे कि वैल्यू टर्मिनेटिंग नहीं है और लेकिन रीअकरिंग आ गया, कोई नंबर आकर रीअकरिंग है, तो फिर आपके पास ये इरेशनल नहीं होगा। तो इसको आप करके देख लें। दूसरा है पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो पाई आपको पता है इरेशनल नंबर ही होता है, तो ये बात आपकी सही है, टिक करते हैं, ट्रू है। तीसरा आपको नंबर गिवन है 0.31591 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू है, इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। डॉट जो लगे हुए हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कोई भी अभी तक यहाँ पे जो नंबर है वो रिपीट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग है। तो ये अगर आपके पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तो बिल्कुल ये ट्रू है, करेक्ट है। नेक्स्ट है 0.123 बार। 3 बार का मतलब क्या है, 3 आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा, 1 2 3 3 3 3 3 चलता रहेगा। इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जाहिर है 3 दोबारा आकर हो रहा है, रीअकरिंग है, डेसिमल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर ये बात भी सही है, ट्रू है। पांचवा आपके पास है 1/3 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो अभी नंबर लाइन आपने की है 1/3 और 2/3 दोनों 0 और 1 के दरमियान मौजूद हैं, लाई कर रहे हैं, तो ये बात सही है, ट्रू है, टिक कर लें। और लास्ट आपसे कहा है कि 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, लास्ट पार्ट आपसे क्या है, 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल में फर्क आपको पता है। रैशनल नंबर आप यहाँ पर इसको फॉल्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पास जो अंडर रूट में 3 है वो इरेशनल कंडीशन होती है, रैशनल नहीं होती। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये सारे पार्ट ट्रू और फॉल्स आपको करवा दिए। अब जो करेक्ट है आप नीचे लिख दें, करेक्ट स्टेटमेंट्स आर गिवन, जो भी नंबर आपके ट्रू हुए वो करेक्ट है, जो फॉल्स हो गए वो फॉल्स हैं, वो आप नहीं लिखेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास पूरा चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है।